सबसे बड़ी आबादी अगर भारत में है तो वह मध्य वर्ग की है। अपर क्लास साइज में छोटा है, प्रभावशाली है, लेकिन है छोटा साइज में, आकार में। उसके बाद विपन्न वर्ग है, गरीब मजदूर, उस क्लास के का एक वर्ग है बड़ा। और लेकिन उससे भी बड़ा वर्ग है जो इन दोनों के बीच में ट्रेवल कर रहा है, वह है मध्य वर्ग। जी। मध्य वर्ग की सबसे बड़ी त्रासदी ये कि वो खाना बांट रही किसी संस्था के स्टॉल पर लाइन में नहीं खड़ा हो सकता जाके। राशन की दुकानों से गरीब को मिलने वाला राशन अव्वल तो उसको मिलता नहीं है, नहीं वो उसके लिए पात्र, और होता भी तो उसके लिए जाना कठिन वहां। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि दोनों ऊपर और नीचे के जो वर्ग हैं उनके लिए केंद्र ने और राज्यों ने काफी योजनाएं दी, राहत की, सहूलियत की, सुविधा की, छूट की, ताकि उनका जीवन फिर से पटरी पर लौट सके। बहुत सारी योजनाएं हमारे गरीब भाई बहनों के लिए आई, जिसमें कैश ट्रांसफर से लेके मुफ्त अनाज से लेके और तमाम चीजें हैं। और औद्योगिक वर्ग के लिए, कारोबारी सेक्टर के लिए भी भारी धनराशि वाली योजनाएं राज्यों ने और केंद्र ने शुरू की। वो दोनों स्वागत योग्य थी, क्योंकि वो दोनों वर्ग भी भारत के ही हैं, भारत की ही संतान है। मुझे उन पर संतोष है, हर्ष है। लेकिन लगातार मुझसे मध्य वर्ग के लोग कह रहे थे कि अमिताभ जी, हमारा कसूर क्या है? तनख्वाहें कम हो गई, कहीं 10% से लेके और 30-40% तक की कटौती हुई उन तनख्वाहों में जिन तनख्वाहों में भारत का मध्य वर्ग जो नौकरी पेशा है वो जी रहा है। इस बात को कहीं जाके इसकी पड़ताल करा लीजिए, कहीं भी। इवन जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं अध्यापक निजी स्कूलों में, अघोषित रूप से उनकी तनख्वाह भी 30 से 40% काट ली गई, दस्तखत भले ही 100% पर कराए जा रहे हैं। उन्हीं लोगों ने मुझे बताया। मैंने कहा नाम ले दूं, बोले साहब नाम मत लीजिएगा, नहीं तो जो मिल रही उससे भी जाऊंगा। बिल्कुल। स्कूल की फीस में कोई रियायत नहीं, स्कूल मानने को तैयार नहीं। गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, वहां बस्ता भी सरकार देती है, खाना भी, मध्याह्न भोजन भी सरकार देती है, फीस है नहीं, जूता चप्पल सबकी जिम्मेदारी सरकार उठाती है लोक कल्याणकारी राज्य में। और बड़े वर्ग का, अपर क्लास के व्यक्ति के संतान के लिए उसको यह चिंता करने की जरूरत नहीं कि फीस कितनी है। बड़े व्यक्ति, बड़े आदमी के लिए मैटर ही नहीं करता कि 10,000 रुपए महीना फीस है या 15 हो गई, ऑनलाइन ट्रांसफर करना हो गई, बच्चा ही गाड़ी से जा रहा है, ड्राइवर उसको छोड़ने जा रहा है। लेकिन जो बड़ा वर्ग है भारत का, मध्य वर्ग, वो जब वो बच्चे को लेकर कहां जाए? स्कूलों ने गले में रस्सी डाल दी। उत्तर प्रदेश के या देश के मध्य वर्ग के चरित्र को अगर हम समझें और वहां के महानगरों पर एक नजर डालें तो मध्य वर्ग की मोटरसाइकिल लोन पर, ऑल्टो लोन पर, छोटी गाड़ी, मकान 2 BHK 1 BHK लोन पर, 3 BHK लोन पर, टीवी लोन पर, फ्रिज लोन पर, सब कुछ लोन पर है। EMI में कोई राहत नहीं। क्या करे? नौकरियां कम हो रही हैं। और एक बात और आज रहस्य उद्घाटित कर दूं, ये वर्क फ्रॉम होम की जो बात आई थी, इसने एक खतरा पैदा कर दिया। बहुत सारी कंपनियों को रास्ता दिखा दिया। उन्होंने कहा भाई, जब आपके बिना आए काम चल सकता है तो फिर आपको क्यों रखें, फिर पार्ट टाइम आ जाओ, वर्क फ्रॉम होम, घर से कुछ सलाह दे देना, कुछ पैसा ले लेना, रिटेनरशिप टाइप का। नौकरियां कम हुई हैं निजी क्षेत्र में। कहां जाएंगे वो लोग?
और सबसे बड़ी भीषण त्रासदी कि वो हाथ फैला के मांग नहीं सकते, वो झोली फैला के सड़क पर खड़े नहीं हो सकते कि आने जाने वालों से कहे दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे राम, तुम्हारे बच्चे सलामत रहे, 10 रुपया दे दो, हम भूखे हैं। तभी हमारी जिम्मेदारी बनती है, शासन की जिम्मेदारी बनती है, सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि भारत की उस सबसे बड़ी आबादी की सुध ली जाए। आज इसलिए मैं इस महापंचायत के पहले शो को भारत के उस विशाल मध्य वर्ग को समर्पित करता हूं जो भारत की रीढ़ है। भारत की अर्थव्यवस्था में अगर जुम्बिश होती है तो वो तब होती है जब मध्य वर्ग में के पास परचेजिंग पावर होती है। भारत की अर्थव्यवस्था का पहिया अगर घूमेगा तो तब घूमेगा जब मध्य वर्ग की जेब में रुपया होगा, अन्यथा भारत के आर्थिक चक्र का पहिया नहीं घूम सकता। हमारे साथ सारे मेहमान जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं आनंद स्वरूप जी। आनंद जी, गरीब की सुध ली, सरकार ने भी ली, आपने भी ली, समाज ने भी ली, हृदय खोल कर ली। कारपोरेट क्लास जो है भारत का, उसके लिए पैकेज आ ही गए तमाम तरीके के। लेकिन जो सबसे बड़ी आबादी है हिंदुस्तान की, भारत का मिडिल क्लास, मध्य वर्ग, और ये वही आबादी है जो दुनिया भर के निवेशकों को ललचाती है यहां आने के लिए कि इतना बड़ा मिडिल क्लास है, वहां कारोबार चमकेगा। वो मिडिल क्लास तो इस कोरोना के त्रासदी में उसकी तो कमर टूट गई, और उसकी सुध लेने वाला अभी हमको कोई कदम दिखाई नहीं दिया। मंत्री जी, आनंद स्वरूप जी, आवाज आ रही है? जी, आनंद जी, आवाज आ रही है? जी, आवाज आई है। जी जी, मैं वही पूछ रहा हूं कि अपर क्लास के लिए पैकेज, मिडिल और गरीब के लिए फंड ट्रांसफर, ये मध्य वर्ग कहां जाएगा? मिडिल क्लास जिसकी नौकरी चली गई, तनख्वाह कम हो गई और खर्चे यथावत। जी, चलिए, मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है और सत्ता तक आवाज वैसे भी थोड़ी मुश्किल से पहुंचती है, आवाम की आवाज, एक है मामला। मैं अश्विनी राणा साहब के पास चलूंगा, अर्थशास्त्री हैं। अश्विनी राणा साहब, हिंदुस्तान में जितना विदेशी कारोबार आया, उसके आने की मूल वजह भारत का बड़ा मिडिल क्लास ही है, जिसको टारगेट करके वो आता है। लेकिन त्रासदी यह कि कोरोना ने सबसे ज्यादा अगर किसी को संकट में डाला तो वो मिडिल क्लास को डाला। उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं, ना राशन की दुकान पे उसको राशन मिल सकता है, ना फंड उसकी अकाउंट में आ सकता है 1000 रुपया महीना, 2000 रुपया, 5000 रुपया महीना, और ना उसके बच्चे की स्कूल में फीस कम हो सकती है, ना EMI। क्या करेगा, कैसे जिएगा? देखिए, आपने जो कहा जी कि जो मिडिल क्लास है वो डिप्राइव्ड है आज के इस टाइम पे जी, लेकिन हमारा कहना है कि पूरा क्लास, यानी पूरे देश के जो नागरिक हैं, चाहे लोअर मिडिल क्लास है, चाहे लोअर इनकम वाला है, पर सभी इफेक्टेड हुए हैं जी। लेकिन जैसे आपने कहा कि सरकार ने पैकेज दिया वर्कर्स के लिए, किसानों के लिए, कॉरपोरेट के लिए, लेकिन मिडिल क्लास एक ऐसा हिस्सा है जिसके लिए कुछ आया नहीं। सरकार ने भी ये सोचा कि जो कॉरपोरेट को दिया गया है वो हिस्सा जो है वो शेयर करेगा अपने मिडिल क्लास के लिए जो उनके पास नौकरी करता, लेकिन उसने वैसा किया नहीं। सरकार ने एक राहत देने की कोशिश की, EMI को मॉनिटोरियम लगाने की, लेकिन मुझे लगता है रिजर्व बैंक का वो फैसला बिल्कुल गलत था, जिसका बहुत बड़ा नुकसान बैंकों को भी हुआ। यानी जिसके जेब में पैसा था उसको भी छूट मिल गई, जो नहीं दे सकता था उसको भी छूट मिल गई।
लेकिन अभी और बहुत बड़ा एक वर्ग है जिसको कुछ नहीं मिला। जिसको नहीं मिला वो तो छोड़िए, आपने तो लेने की कोशिश की। यानी इस 3 महीने के कालखंड में आरबीआई ने रेपो रेट कम करके कारपोरेट को एक सुविधा लोन वालों को देने की कोशिश की कि आपका इंटरेस्ट रेट कम किया जाएगा। उस पर इंटरेस्ट कम हुआ तो उसका असर डिपॉजिटर पर पड़ गया। जो बेचारे पेंशनर्स या डिपॉजिटर जिनकी इनकम ही वो इंटरेस्ट इनकम थी, उनकी इनकम कम हो गई। यानी जिनको मिल रहा था उनसे भी हमने छीन लिया, और देने की बात तो हम कुछ कर नहीं पा रहे। बहुत बड़ा वर्ग, जैसे आपने कहा कि लोगों की तनख्वाहें ऑफिशियली अनऑफिशियली कम कर दी गई। वर्क फ्रॉम होम का एक नया कंसेप्ट आकर नौकरियों की एक जो मिलने की उम्मीद थी उसको कम कर दिया गया। टीचर्स, उनको काम तो करवाया गया लेकिन उनको तनख्वाह नहीं दी गई। ऑनलाइन क्लासेस के रूप में उनसे काम करवाया गया लेकिन उनको पैसा नहीं दिया गया। यानी बहुत सा अलग अलग वर्ग है, इतने हैं, बहुत सारी समस्याएं। बैंकर जो है, बैंकर एक और बता देता हूं कि जो सब आर्थिक पैकेज को सरकार के लागू करने की कोशिश कर रहा है वो भी डिप्राइव्ड है। ठीक है, उसको भी नहीं मिल रहा। आप जो महंगाई, आएंगे आपके पास दोबारा, आएंगे। मंत्री जी, आप तक अगर आवाज जा रही हो तो मैं पहली एक प्रतिक्रिया आपकी लेना चाहता हूं, फिर बाकी मेहमानों के पास चलूं। अच्छा, अभी शायद तकनीकी समस्या। ताहिरा हसन जी, मेरा सवाल वही, बच्चे को पढ़ाए कैसे जब बाप की नौकरी चली गई या तनख्वाह हो गई 30% कम? मकान की किस्त कैसे भरे, मोटरसाइकिल की किस्त कैसे भरे, आल्टो की किस्त कैसे भरे, और धुला हुआ कपड़ा पहन के बाहर कैसे निकले? वो तो गमछा बांध के नहीं निकल सकता, नहीं, बिल्कुल सही। ना लंगर में जा सकता, ना पॉलिटिकल पार्टी कोई केला बांट रही हो, कहीं समोसा बांट रही हो, बिस्कुट बांट रही हो तो वहां नहीं जाके खड़ा हो सकता। लोकलाज एक भारत का बड़ा विषय है, वो कहां जाए मिडिल क्लास? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अमिताभ जी, और बहुत खुशी हो रही है कि आज आपने बहुत अहम मुद्दे को उठाया है। ये मिडिल क्लास का वो मुद्दा है, बराबर हम लोग देख रहे हैं कि आता है कि लोग सुसाइड कर रहे हैं। जाहिर है फीस बच्चे की देना है। जो स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स के टीचर हैं, उनको नौकरियां, उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। जो छोटे छोटे शॉप पर हैं उनकी बुरी हालत है, भुखमरी की कगार है। लेकिन सही है, मिडिल क्लास में लोग लाज की वजह से वो जाके मांग नहीं सकते, वो जाके लाइन नहीं लगा सकते खाने के लिए, वो जाके लाइन नहीं लगा सकते अगर उनके बच्चे के पास दूध नहीं है, अगर उनके बच्चे के पास खाना नहीं है, अगर वो पढ़ाई कराने में असमर्थ है इस समय, बच्चे को अपने फीस नहीं दे पा रहा है, स्कूल से नाम कटने की नौबत आ रही है, तो वो जाके किसी से हाथ फैला के फीस नहीं मांग सकते। इस तरह के हमारे आसपास लोग हैं। लेकिन सही बात है, इसको सरकार को भी, और मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट जगत जो है इसको भी इस पे सोचना पड़ेगा, क्योंकि इनके ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ रहा। इनको पैकेज भी मिला, इनके पास पैसे भी हैं, इनको कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। इनको अपने वर्कर्स को पैसे देने चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए, और सरकार को भी सोचना चाहिए। देखिए कितने घर हैं जिनको मैं जानती हूँ, जिनके यहाँ ईएमआई पे ही घर भी है, कार भी है, या फ्रिज भी है। इस तरह से वो कैसे देंगे? और रात रात सो नहीं पाते। मुझसे कुछ शेयर किया है कितने लोगों ने, बिल्कुल ठीक बात की। रात रात हम सो नहीं पाते, हम सोचते रहते हैं जमीनी कि कैसे हम देंगे, तारा जी, कैसे हमारे बच्चों का भविष्य चलेगा, कैसे पढ़ाई होगी इनकी। तारा जी, आएंगे आपके पास। आपने बड़ी जमीनी बातें कही हैं। हमारे साथ दीपक सिंह जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, और सुनील सिंह साजन जुड़े हुए समाजवादी पार्टी से, और मंत्री जी तो हैं उत्तर प्रदेश सरकार के। दीपक सिंह, मसला वही जो मांग सकते हैं वो तब भी सहूलियत में है, क्योंकि उनके प्रति शासन की करुणा है, समाज की करुणा है, और अच्छी बात है, होना चाहिए था। और जो अपर क्लास है वो तो अपर क्लास है, आनंद में है, सदा दिवाली संत घर, उनको क्या समस्या है। लेकिन जो भारत की सबसे बड़ी आबादी वाला मध्य वर्ग है, वो ना तो गमछे में निकल सकता है, न बच्चे का नाम कटा सकता है। कोई मिलने आ जाएगा तो भले ही ग्लूकोज के ही बिस्कुट रखे, लेकिन बिस्कुट भी रखना पड़ेगा चाय के साथ। वो कहां जाए और किससे कहे
जितने भी सुसाइड हुए हैं ये कोरोना के प्रभाव के चलते इस काल के, उनमें से 80% खुदकुशी मध्य वर्ग की है। दीपक सिंह। अमिताभ जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने नया शो महापंचायत आज शुरुआत की है, इसके लिए आपको धन्यवाद दूंगा। और दूसरा, इस महापंचायत में एक ऐसा शो लेकर आए हैं जो निश्चित रूप से बड़ा कारगर होगा हमारे उन मिडिल क्लास लोगों के लिए। अगर आपने देखे, आपने बहुत सारे लोगों को मिडिल क्लास की परिभाषा बताई, कौन कौन लोग इससे परेशान हैं। ये बात पूरा प्रदेश, पूरा देश मानता है। मिडिल क्लास चाहे वो अपनी नौकरी के मिलने वाले वेतन पर डिपेंडेंट हो या किसी प्रकार से आय पर डिपेंडेंट हो, वो अपने पूरे महीने का एस्टिमेट, पूरे साल का एस्टिमेट बना के लोन लेता है, बाजार से कर देता है, रिश्तेदार के हाथ देता है, अपने उसको एस्टिमेट को आगे बढ़ाता है। लेकिन जिस तरह से आज मध्य वर्ग के सामने समस्याएं हैं, ये कह दिया गया कि आपके लोन स्थगित हैं लेकिन माफ नहीं है, एक साथ बिजली के बिल स्थगित हैं, माफ नहीं है। आने वाले समय पर अभी जो पहाड़ टूट रहा है, जैसे हमारे कई सारे वक्ताओं ने कहा, आपने अपने पहले स्लॉट में कहा, उन पे अभी भी संकट के बहुत सारे पहाड़ हैं। वो शर्मिंदगी से कहीं मांग नहीं सकता, जा नहीं सकता और उसे बड़ा नहीं समझ लोग मदद नहीं करेंगे। लेकिन जब ये एक साथ किस्त आएंगी, बिजली के बिल आएंगे और सारे टैक्सेस इकट्ठे आएंगे, तो मुझे लगता है आने वाले समय में उसके सामने और परेशानियां खड़ी होने वाली हैं। आपने स्कूलों का जिक्र किया, 80% विद्यालय ऐसे हैं जिन टोटल विद्यालय में जिनके अध्यापक 4 से 5,000 6,000 रुपए पढ़ाते हैं और उनका अपना घर चलता है। उनको स्कूलों में फीसें भी नहीं आ रही हैं तो उनको वेतन भी नहीं मिल रहा है। आपने पहले कहा ना, उनसे लिखा लिया जाता है। 60% अधिवक्ता, पशुपालन करने वाला व्यक्ति, टैक्सी चलाने वाला आदमी जो रोजी चला था, ये सब आज बुरी तरह से परेशान है क्योंकि सरकार के पास कोई नीति और नहीं है, सरकार के पास कोई एजेंडा है। आपने लोअर क्लास की बात की, अगर कभी बात करें उससे बात करेंगे, उनके साथ भी सरकार ने धोखा किया है। दीपक सिंह को बहस डाइल्यूट हो जाएगी। दीपक भाई, बहस डाइल्यूट हो जाएगी। आज में अगर अपर क्लास और लोअर क्लास पर शिफ्ट हो गया तो मेरी बहस डाइल्यूट हो जाएगी। आज केवल न्याय की बात मिडिल क्लास के लिए। जी, आज मैं आऊंगा आपके पास दोबारा। मैं सुनील सिंह साजन के पास की बात की, मैं सुनील सिंह साजन के पास चलूंगा। सुनील सिंह साजन, मुझे तमाम ऐसे जो सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के तहत कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं टीचर, डिग्री कॉलेजेस में, उन्होंने कहा हमको तो तनख्वाही नहीं मिल रही, स्ववित्त पोषित जिसको बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में ही वो मेरे ख्याल से 10-12 लाख होंगे। नोएडा, गाजियाबाद में मैं देख रहा हूं प्रत्यक्ष ऐसे स्कूल जिन्होंने पिछले साल अपना सरप्लस बैलेंस शीट में 80 करोड़ 90 करोड़ शो किया, उन स्कूलों ने भी इस बार 30% 40% तनख्वाह काट दी, स्टाफ कर्टेल कर दिया, 5 क्लर्क निकाल दिए, 6 टीचर निकाल दिए, बोले भाई इतने से काम चलाओ। सवाल यह है कि जो माली है उसको तो कहीं काम मिल जाएगा, जो ड्राइवर है उसको भी मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा अपेक्षाकृत, लेकिन मास्टर को काम नहीं मिलेगा जल्दी, कंपनी में डाटा ऑपरेटर को काम जल्दी नहीं मिलेगा, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को काम जल्दी नहीं मिलेगा। हर जगह से उत्तर मिलेगा, धंधा ही नहीं, कहां रखें। वो लोग कहां जाएंगे जो भारत की सबसे बड़ी आबादी है। देखिए अमिताभ जी, क्योंकि आप प्राइम टाइम पर महापंचायत की आज शुरुआत है और उस शुरुआत में आप देश की आत्मा का मुद्दा लेकर के आए हैं जी। मैं ये कह सकता हूं कि जो मिडिल क्लास है वो देश की आत्मा है और उस पर कोई सरकार की योजना अभी तक नहीं आई है। बाजार सबसे बड़ा वही है, मिडिल क्लास। कमर भी सबसे ज्यादा मिडिल क्लास की टूटी, आज संकट में भी सबसे ज्यादा मिडिल क्लास है और जिस पर आपने अलग अलग आंकड़े रखे हैं। बाकी हमारे जितने प्रवक्ता बैठे हैं, पैनलिस्ट बैठे हैं, उन्होंने भी अच्छी बात रखी। देखिए, समझने की बात यह है कि जो आत्महत्या का रेशियो है अमिताभ जी, वो आपने भी कहा और मैंने भी निकाला अभी, जो वो लगभग 80% मिडिल क्लास है और वो वही कारण है कि सामाजिक बंधन है, आदमी भीख नहीं मांग सकता, लाइन में नहीं लग सकता और जो संकट आपने कहा कि उनकी तरफ कोई नहीं देख रहा।
मैं अमिताभ जी मिडिल क्लास में और गरीब में, भाई हमारे दीपक जी बैठे हैं, हम लोग एक दिन बात कर रहे थे लॉकडाउन के दौरान ही कि गरीब और मिडिल क्लास के बीच केवल 90 दिन का अंतर है। अगर 90 दिन मिडिल क्लास के यहां 1 रुपए आना बंद हो जाए 3 महीने, तो वो भी गरीब हो जाएगा। गरीब हो गया। हाँ, तो ठीक बात। सरकार को अब लॉकडाउन के खत्म होने के बाद मिडिल क्लास को भी उसी नजरिए से देखना पड़ेगा। उसके सामने वैसे ही संकट है, वो कह नहीं सकता, अलग की बात है, वो आत्महत्या करना बेहतर समझेगा लेकिन कह नहीं पाएगा। लेकिन आपने समझा है, हम आपकी डिबेट के माध्यम से चाहते हैं कि सरकार भी उसको उसी दृष्टिकोण से समझे। जी ठीक बात। मंत्री जी, अगर आप तक आवाज जा रही हो तो वही सवाल दोहराता हूं जो मैंने आरंभ में आपसे पूछा था, और उसमें एक चीज और जोड़ता हूं। हजारों लोगों ने मुझसे यह कहा कि हमारा किराया 10,000 है, मकान का 12,000 है, 15,000 है, 10,000 से लेकर 25,000 तक की लोगों ने बात कही। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो पैसा नहीं दे, रोटी खाने को हम किराया कहां से दें। मकान मालिक अलग धमका रहा है, कह रहा भाई सामान उठाओ बाहर जाओ। जो गरीब था वो तो आनंद विहार चला गया, वहां से जो बस मिली बैठा चला गया सर। वहां तो उसको खाने का डब्बा भी मिला, पानी की बोतल भी मिली, एक गुलाब का फूल भी मिला, और जहां उतरा वहां भी सरकार मौजूद रही, खाना दिया, पानी दिया, गुलाब का फूल दिया, ठीक, और महीने भर का राशन दिया। अच्छा किया, देना चाहिए था। लेकिन जो मिडिल क्लास है वो कहां जाए? उसका मकान मालिक उसको बाहर निकाले दे रहा है। मंत्री जी, उत्तर प्रदेश सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखते हुए जी, और सरकार ने बहुत जिम्मेदारी कार्रवाई, इतनी बड़ी वैश्विक महामारी आने के बाद भी कहीं कोई हाहाकार नहीं मचा है। कोरोना के जो केस आए सबको सरकार ने नियंत्रित करने का प्रयास किया। लोगों के जीवन की रक्षा करने में नहीं देखा कि कौन मिडिल क्लास है, कौन अपर क्लास है, कौन लोअर क्लास। सभी वर्गों के लोगों की जीवन की रक्षा के लिए सरकार ने मुस्तैदी के साथ कार्य किया, और फिर से सभी लोग उठ खड़े हों, सभी का जीवन पूर्व की तरह सामान्य हो सके, इसके लिए भी सरकार निरंतर प्रयत्नशील है। लेकिन परिवार में भी सर्वाधिक आवश्यकता जो हमारे कमजोर लोग होते हैं, जो हमारे छोटे होते हैं, उनके लिए जरूरत पड़ती है। और जब नहीं, छोटों को भी मिला, बड़ों को भी मिला, बीच वाले रह गए। लेकिन किसी को रोजगार नहीं मिले, उसके घर में भोजन न मिलेगा, लोगों की रोजगार की व्यवस्था, उन लोगों के भोजन की व्यवस्था किया, राशन की व्यवस्था किया, और लोगों को इसीलिए सरकार ने चालू कराया। अन्य प्रदेश जहां लोगों की जीवन रक्षा में भी लगे हुए हैं, अभी हाहाकार मचा हुआ दिल्ली में, महाराष्ट्र में, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनी औद्योगिक इकाइयों को 7,80,000 औद्योगिक इकाइयों को चालू करके लगभग 50 लाख लोगों को रोजगार दे के और फिर से उस पटरी पर लाने का प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार पर लोगों का विश्वास है। मंत्री जी एक मिनट, आनंद जी एक मिनट, मैं आज बहस जो कर रहा था, मंत्री जी एक मिनट, मैं आज जो बहस लाया था ना, वो लाया था, उसको और साफ कर दूं, मजदूर और फैक्ट्री मालिक, इन दोनों वर्गों के लिए नहीं लाया था। फैक्ट्री मालिक को भी मिला, मुझे मालूम है, मजदूरों को भी मिला, मुझे सारी स्कीम मालूम। अच्छा, मैं बात कर रहा हूं उनके बीच में जो स्टाफ है ना, वो कहां जाए? के लिए मिला, जो बीच में स्टाफ है वो कहां जाए? लोगों को 57,000 इकाइयों को 2,002 करोड़ का ऋण दिया है, उसमें 2 लाख लोगों को रोजगार मिल रहे हैं। तो इसलिए ये फैक्ट्री अपर क्लास को नहीं दिया, अपर क्लास को दिया गया है लोगों के रोजगार सृजन के लिए, लोगों को रोजगार का अवसर मिल सके, इसके लिए दिया है। नहीं मंत्री जी, मसला इतना सरल नहीं है मित्र। मालिक ने कह दिया भाई हमारे यहां 200 लोग थे, अब हम 150 से काम चलाएंगे, और उसको एक हथियार दे दिया सोशल डिस्टेंसिंग ने कि भाई आप स्टाफ, हर पाली में स्टाफ कम रखो, जहां 3 लोग बैठते थे वहां 1 बैठे, उसी बहाने उसने 2 निकाल दिए। जितने हमारे समस्या ये है, प्रवासी श्रमिक है जी, हम सभी को श्रमिकों की बात नहीं आज कर रहा हूं मंत्री जी, श्रमिकों की बात तो है ही, मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं। हर क्लास के हितों की चिंता सरकार को है। सबसे आवश्यकता की जो बात रहे तो उनका
उसके बाद आवश्यकता थी जिनके घर में भोजन है उनको भोजन पहुंचाना। बिल्कुल और ठीक बात है। उसके बाद जी सरकार का प्रयास था पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं कोई भुखमरी नहीं हुई है। ठीक है। और जो लोग भी हैं इस बड़े संकट को सभी लोग समझते हैं, दुनिया ठीक है। में सभी देश सभी लोग ठीक है। इससे प्रभावित हुए हैं। हाँ। इतनी बड़ी महामारी आने के बाद जी, भी ठीक है। लोगों का जीवन आनंद जी एक मिनट हर दिन रुकेंगे सामान्य आपको। रहे, ठीक है। इसकी कल्पना नहीं सुनील की सुनील जाती। साजन कुछ लेकिन कहना चाह रहे उत्तर हैं। मंत्री जी प्रदेश के एक मिनट लोगों ने, रुकिए। हर सुनील वर्ग के साजन कुछ लोगों कहना ने चाह रहे हैं, ये उनके पास मैं संकल्प जाऊं की है कि उससे इसको पहले एक पार बात कहूं। करेंगे और सरकार पूरा शुरुआत प्रयास के करेगी। 1 महीने तक ये ठीक था कि सारा फोकस समाज का और सरकारों का मजदूर और किसान और गरीब पर होना चाहिए था, ठीक, क्योंकि मिडिल क्लास के पास उस महीने की तनख्वाह थी। लेकिन बाद में वो मिडिल क्लास भी धीरे धीरे लोअर क्लास में ही तब्दील होने लगा। जिसके पास 12-15 हजार रुपया महीना मकान का किराया है, 2-3 हजार रुपया बच्चों की फीस का है, 2-3 हजार रुपया मोटरसाइकिल की EMI है, वो आदमी अगर 3 महीने तनख्वाह नहीं पाया, 2 महीने, वो कहां जाएगा? कह रहा हूं कुछ सरकार जी किसी को भी कोई आवश्यक परेशानी नहीं होगी। हमने निरंतर मोदी जी लोगों के लिए एक एक करोड़ आते चले जा रहे हैं। और जो जैसा आप कह रहे हैं कि मिडिल क्लास लोग लोअर क्लास के ठीक है। ऐसी स्थिति नहीं मतलब आएगी। हम दो पैनलिस्ट कुछ कहना चाह रहे हैं, आएंगे आपके पास अभी। ताहिरा हसन पहले आप, फिर सुनील साजन। जी जी बिल्कुल, मैं मंत्री जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि जाहिर है कि इस वक्त जो मिडिल क्लास की बात हम कर रहे हैं, मजदूरों के लिए जनता ने भी किया, NGOs ने भी किया और सरकार ने भी किया, और करना चाहिए था। किसान भी हमारी बैकबोन है, उसके लिए होना चाहिए। लेकिन अभी जो सुसाइड हो रहा है, उस सुसाइड के बारे में सिर्फ अगर हम अफसोस जाहिर करें तो उससे तो नहीं चलेगा ना, उसको कैसे रोका जाए। ये लोग जो इनको अपने बच्चों की फीस भी देना पड़ रही है, अपने खाने का इंतजाम भी करना पड़ रहा है, किराया भी देना पड़ रहा है, और अगर EMI देना है, मकान लिया है तो वो भी देना पड़ रहा है, तो उनके लिए कोई पॉलिसी सरकार को बनानी होगी। क्योंकि लोग जो सुसाइड कर रहे हैं वो अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं। बच्चों को सोचिए कितने फूल की तरह पालता है, किस पोजीशन पे आके वो सुसाइड करते होंगे। तो कोई पॉलिसी हो। ठीक है। सुनील साजन कुछ कहना चाह रहे थे, उनको भी सुन ले, फिर मंत्री जी से जवाब देते। ठीक, ताहिरा जी एक मिनट, सुनील साजन जी कुछ कहना चाह रहे थे। मंत्री जी एक मिनट, पहले सुनील साजन को भी सुन ले, फिर आपके पास आता हूँ। सुनील भाई जो बड़े बड़े, मैं उन लोगों का नाम ही लेना चाहता हूँ, लेकिन अपने अपने क्षेत्रों में जी अमिताभ जी कहिए। औद्योगिक, ठीक, मंत्री जी एक मिनट आनंद भाई। देखिए अमिताभ जी आत्महत्या कर लेते हैं जी। इन बातों को कह देना, आप ये समझिए कि सरकार अमिताभ जी मैं वहीं से शुरू करूंगा कि जो बात मैंने कही कि जो मिडिल क्लास है, अगर उसको 90 दिन रोजगार ना मिले या पैसा ना मिले तो वो भी लोअर क्लास में आ जाता है जी। माननीय मंत्री जी बैठे हैं, वो लगातार बोलते जा रहे हैं। अगर ये चुप हो जाए तो मैं इनसे केवल एक सवाल पूछूंगा जी। अगर माननीय मंत्री जी ने रोजगार की बात कही तो जो 1.5 करोड़ रोजगार की माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने फीता काटा, भाषण दिया, उसमें मुझे मिडिल क्लास कहीं दिखाई नहीं दिया। उसमें मनरेगा के लिए और जो गरीब मजदूर थे उनके लिए तो दिखाई दिया एक। और क्या मिडिल क्लास के लिए कोई योजना उत्तर प्रदेश सरकार या देश की सरकार लेकर के आई है? अगर आई है तो वो बता दें। और जहां तक ये बात हुई कि अमेरिका ने मिडिल क्लास के लिए किया, जापान ने किया, ब्रिटिश ने किया, तो मुझे लगता है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कोरोना महामारी में कई चीजों विदेशों से नकल की, ताली बजाना, थाली बजाना। तो अगर ये भी नकल कर लें कि मिडिल क्लास को भी कुछ देना है तो मुझे लगता है बेहतर होगा। एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद आएंगे तो मंत्री जी के पास चलेंगे। उस और एक बात मैं और कह दूं, जिस बात ने मुझे बड़ा झकझोर दिया आनंद भाई, अभी 3 रोज 4 रोज पहले इसी NCR में, गाजियाबाद में, पॉश इलाके में, हाई राइज बिल्डिंग में एक नौजवान पति पत्नी ने आत्महत्या कर ली इसी संकट से, और 8 महीने का बच्चा घर में अकेला छोड़कर। 8 महीने का बच्चा, मैं अंदर तक हिल गया। आनंद जी कुछ सवाल साथियों ने उठाए, ताहिरा जी ने कहा, कुछ सुनील जी ने कहा, दीपक भाई ने कहा, अश्विनी राणा साहब ने कहा,
आपने उनको गौर से सुना है। और ये लोग- जो बच्चे हैं 30 साल 35 साल जिनकी उम्र है, जिनको नौकरी करते हुए अभी दिल्ली आके, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, जिनको अभी 2-4-5 साल का जीवन जिनका नौकरी का है, उनकी कमर टूट रही है। ये संकट है ना बड़ा? जी मैं पुनः उस बात को कह रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ जी कि केंद्र की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में सभी देशवासियों की हर प्रकार की समस्याओं के समाधान और उनके जीवन रक्षा, उनका जीवन आगे कैसे सामान्य हो सके, इसके लिए निरंतर प्रयत्नशील है। इससे पूरे देश सहमत है और इसीलिए आज पूरे देश में एक वातावरण है। अभी जो विपक्ष के बंधु हैं वो इस समय में भी राजनीति की बातें करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जैसे ऐसा लगता है कि एक वर्ग विशेष के केवल प्रधानमंत्री इस प्रकार से चर्चाएं करते हैं। दुनिया ने कोरोना के संकट में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को सराहा है, WHO ने सराहा है। आज कैसे भारत में कोरोना को कंट्रोल किया, और जो यहाँ पर एक बंधु अभी थाली ताली की बात कर रहे थे, जो प्रधानमंत्री जी ने 22 मार्च से 25 मार्च को किया, उसके बाद दुनिया के अनेक देशों ने इसको अपनाया, अपने हॉस्पिटल्स में अपने नहीं वो देखिए, कोरोना से भारत अच्छे ढंग से लड़ रहा है, ये हम देख रहे हैं और ये संतोष का विषय है। ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए आनंद भाई, वो संतोष का विषय है, लेकिन वो लड़ाई एक अध्याय है बंधु ने स्वीकार किया और पेट की लड़ाई दूसरा अध्याय है। इतना स्वीकार तो आप लोगों ने किया कि श्रमिक वर्ग को, लोअर क्लास का सरकार ने ध्यान रखा है, तो ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। विपक्ष ने भी इस बात को स्वीकार किया और जिनको भी सरकार के सहयोग की आवश्यकता है, सरकार उनके लिए तत्पर है। ठीक है, जो बातें हो रही ठीक हैं, है, आत्महत्या की बातें हो रही हैं, कुछ फीस देने की बात हो रही है, EMI देने की बात हो रही है, घर का किराया देने की बात हो रही है, इस पर भी सरकार ने जी ठीक है। दीपक सिंह कुछ कहना चाह रहे थे। दीपक जी, अभी मंत्री जी कह रहे थे जी सरकार ऐसी चीजें करती, देश की बात कर रहे थे। अमिताभ जी, 2 सवाल है। आप मंत्रियों की बात आश्वासन मानी जाती है। इन्होंने कहा सरकार चिंता कर रही मिडिल क्लास के इन सेक्टरों का, उनके लिए क्या योजना है ये बता दें। पहली चीज, दुनिया के ऐसे देश हैं लगभग 40 जो अपने देश के मिडिल क्लास से नहीं, पूरे अपने समाज के जो जरूरतमंद लोग हैं उनको आर्थिक मदद, आर्थिक पैकेज दे रहे हैं। क्या इनकी सरकार के पास भी कोई इस तरह की योजना है? ठीक है मंत्री जी, ये मेरा सवाल था। 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया और सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ 1 महीने में 2 बार लोगों को अनाज दिए। लोगों को जो हमारे उज्ज्वला, कोई लाभ मंत्री जी नहीं होने वाला है। 3 महीने अब आप पहुंच गए अपने स्कीम पे। अभी मैं आपके साथ जाऊंगा, संकल्प पत्र बता नहीं पाएंगे फिर आप। आर्थिक परिस्थितियां होती हैं, हर सरकार की अपनी अलग कार्य योजना होती है, वो एक दूसरे की कॉपी नहीं करती हैं। यहाँ पर जो तात्कालिक आवश्यकताएं थी उनको केंद्र और प्रदेश सरकारों ने पूरा किया है और आगे भी जिस प्रकार की आवश्यकताएं आएंगी, जैसे किसानों के लिए मंडी फ्री किया, कि अब केवल मंडी में नहीं, चाहे जहां जाकर वो बेच सकते हैं। जिस प्रकार से GST में पेनाल्टी को कम किया गया, उसके नियमों का सरलीकरण किया गया, डेट को बढ़ा करके 31 अगस्त तक किया गया, उन सारे लोगों के लिए, सभी वर्गों के लिए सरकार निरंतर उसका ध्यान रखती है। ठीक है आनंद जी रोकेंगे। हमारे साथ अश्विनी राणा साहब भी हैं। अश्विनी राणा के पास मैं एक सवाल लेके चलूंगा। अश्विनी राणा, होना क्या चाहिए? ये बात तो तय जान लीजिए, गाड़ी के चारों पहिए जब तक संतुलित नहीं होंगे, सबके पेच टाइट नहीं होंगे, गाड़ी देश की चल नहीं सकती अच्छे से। और उसमें एक बड़ा प्रभावशाली पहिया है मध्य वर्ग, उसके बिना तो बात नहीं बनेगी। अगर हम उसको इस संकट काल से निकालने के लिए हाथ नहीं बढ़ाएंगे तो देश की बड़ी आबादी निराशा में डूब जाएगी, अवसाद में डूब जाएगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा जी कि हमें पूरे देश के नागरिकों को एक समान देखना चाहिए। यानी
जिनको दिया वो अच्छा किया, लेकिन जिनको नहीं दिया उनको भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। जी। आपने कहा कि ईएमआई में ब्याज की छूट मिले, किसी तरह से भी जो उनको बेनिफिट मिल सकता है वो मिले। सरकार ने डीए फ्रीज कर दिया, अगर सरकार वो डीए देती तो मिडिल क्लास और डीए, महंगाई बढ़ेगी तभी तो डीए मिल रहा है उसको। आप महंगाई को रोक लीजिए, जो डीए मिलेगा तो वो मार्केट में खर्चा ही तो करेगा, खर्चा करेगा तो इकोनॉमी में वो सर्कुलेशन, पहिया घूमेगा, देश का पहिया घूमेगा, किसी दूसरे के पास जाएगा। आप ब्याज कम कर रहे हैं डिपॉजिट के ऊपर, उन बेचारे पेंशनर का क्या होगा जिन लोगों ने उसी इनकम के आधार पर अपने पूरे साल की प्लानिंग कर रखी है। तो आप उन सीनियर सिटीजन के लिए, उन पेंशनर के लिए, उन डिपॉजिटर के लिए कोई एक स्कीम तो रखो। अभी नहीं तो वो क्या करेंगे, बैंकों से पैसा निकालेंगे, कहीं चिट फंड में लगाएंगे, कहीं दूसरी जगह लगाएंगे, वो पैसा भी डूब जाएगा, उनकी इनकम भी डूब जाएगी। जिन क्षेत्रों में वेज रिवीजन ड्यू है, यानी मतलब उनकी तनख्वाह बढ़ने वाली, और उसका प्रोविजन बैंकों में, मान लो बैंकों में प्रोविजनिंग कर रखी है बैंकों ने, तो आप वो दे दीजिए, वो पैसा उनके हाथ में आएगा तो मार्केट में ही जाएगा। यानी जहाँ जहाँ देखो भाई, ठीक है राणा, लोगों के हाथ में पैसा जा सकता है उस पैसे को देने का प्रयास करना चाहिए, ताकि वो पैसा मार्केट में जाए, इकोनॉमी में जाए और उसका सर्कुलेशन। ताहिरा जी, आपकी समझ क्या कहती है, क्या होना चाहिए, दशा क्या है, इस पर हम लोगों ने चर्चा कर ली। आपकी समझ क्या कहती है, क्या होना चाहिए मिडिल क्लास के लिए ताकि उसका सर्वाइवल हो सके, रिवाइवल हो सके? बिल्कुल, जैसे देखिए मैंने कहा ना कि कोई पॉलिसी, मैंने यही कह रही थी, कोई पॉलिसी नहीं लाए हैं मिडिल क्लास के लिए। अच्छा ठीक है, चलिए अभी भी हम उम्मीद करते हैं कि जब उनकी क्राइसिस देख के क्या सरकार सोच रही है, जैसे ईएमआई की बात है कि उस पर टैक्स ना हो, ये बात तो अलग है, लेकिन उसके अलावा कुछ पैकेज हो जो काम कर रहे हैं लोग, छोटे उसमें है, छोटे बिजनेस में है, खासकर छोटे बिजनेसमैन बहुत सुसाइड कर रहे हैं। तो छोटे बिजनेस में जो है, तो क्या उनको सरकार कुछ पैकेज देगी, स्मॉल बिजनेसमैन जो है, और जिनको जो ये वर्कर्स हैं, सेल्समैन वगैरह हैं, जिनको पूरी तनख्वाह नहीं दे सकता, वो छोटा बिजनेसमैन जो एक दुकान, बड़ी दुकान या कोई शोरूम का है, तो क्या सरकार भी उसको कुछ देगी और कुछ उससे कहेगी दे, कुछ 30-70 कुछ करेगी, इस तरह का कुछ करेगी जिससे उसके घर में भी पैसा जाए, ठीक बात, उसको भी मिले, उसको बच्चों को यही सवाल मंत्री जी से लेते हैं, यही ठीक है ताहिरा जी, ठीक है, यही सवाल आनंद भाई से लेते हैं। आनंद जी, गरीब तबके के लिए योजनाएं आई, औद्योगिक जगत के लिए योजनाएं आई, दोनों का स्वागत, दोनों का समर्थन। जो मध्य वर्ग है उसके लिए शरीर का ये माथा भी महत्वपूर्ण है, ये चेहरा और पैर भी महत्वपूर्ण है, लेकिन बीच का हिस्सा भी महत्वपूर्ण है, हृदय यहीं पर है। हृदय की सांस रुकी तो मामला गड़बड़ है। क्या उसके मध्य वर्ग को निगाह में रखते हुए कोई योजना, कोई पैकेज लाने पर कोई विचार? जी और बस जी जी आपको कहते हुए मिलेंगे 3 लोग हो, यानी कि हमारे महिलाओं को भी उनके लिए बहुत व्यवस्थाएं लाई है। मैं जिम्मेदारी जरूर जरूर चाहता हूँ। जी जी दी जाएगी जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है मंत्री जी, ठीक है। सुनील साजन और दीपक सिंह, मुझे एक एक लाइन में बताइए, अगर मध्य वर्ग की सुध ली जाए तो क्या होना चाहिए आपकी निगाह में? ऐसा कोई एक काम बताइए जो हो जाए तो मध्य वर्ग का रिवाइवल और सर्वाइवल थोड़ा सुविधाजनक हो जाएगा। पहले सुनील जी आप बताइए, फिर दीपक जी आप।
देखिए अमिताभ जी, मैं तो केवल एक लाइन में यही कहूंगा कि मध्यम वर्ग की जो कटौती हुई है या जो मध्यम वर्ग का जो संकट है फीस को लेकर के और उनको जो लोन अदा करना EMI जा रही है, इनको लेकर के सरकार को कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। नहीं तो मैं मध्यम वर्ग से अगर यही स्थिति रही तो मैं केवल दो संकट देख पा रहा हूं। एक तो जो आत्महत्या का प्रतिशत है वो बहुत बढ़ जाएगा, और दूसरा जो हम आप कोई नहीं चाहेंगे कि हमारे देश में क्राइम का भी ग्राफ बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे दो ग्राफ बढ़ते नजर आ रहे हैं, दीपक सिंह जी, एक आत्महत्या का और एक क्राइम का, अगर मध्यम वर्ग के लिए सरकार ने कोई रास्ता नहीं सोचा। दीपक सिंह जी, आपका नजरिया क्या कहता है? अमिताभ जी, सीधा सीधा नजरिया है, एक तो जो DA फ्रीज किया गया है वो शुरू किया जाए, लोन जो देने हैं उसका लोन माफ किया जाए। जो राहुल गांधी निरंतर कहते आए हैं भारत सरकार एक ऐसा पैकेज दे 10,000 रुपए हर जरूरतमंद खाते में जाए, वो 10,000 रुपए दिए जाएं। और अभी तक के जो पैसे सरकार आयोजन पे खर्च कर रही है, अभी तो झूठे आंकड़े पेश कर रही है। झूठे आंकड़े ना पेश करें, क्योंकि मध्य वर्ग ऐसा मध्यम वर्ग है जो देश की पहिया को आगे बढ़ाता है, देश को विकास के रास्ते पर ले जाता है। बहुत सारे ऐसे रोजी रोजगार हैं जो ठप पड़े हैं, उनको सीधे तौर पर आर्थिक पैकेज दिया जाए, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। बाकी सरकार भाफड़ करके अपने काम ठीक है दीपक सिंह जी, ठीक है। अमिताभ जी के पास हम चल रहे हैं संपादकीय की टिप्पणी के लिए, प्लीज सर। नहीं, कबीर ने कहा 600 वर्ष पहले कि तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। कागज तो मैंने बहुत पढ़े नहीं, जीवन को देखा है। कानपुर में एक 24 साल का बच्चा फांसी लगा लेता है। वो ये ऑनलाइन जो खाना बुक होता है उसकी सप्लाई में लगा था। उसकी गाड़ी का चालान हो गया, गाड़ी सीज हो गई। कंपनी वाले ने कहा भाई गाड़ी सीज हो गई, अब तू जान, तेरा काम जान, अब तेरा मेरे यहां क्या उपयोग। उससे इस्तीफा लिखवा लिया। वो घर आया और पंखे से लटक गया। ये संकट है, ये संकट है। देश का एक बड़ा बच्चों का स्कूल है, पहली से नर्सरी से लेके और ये 12वीं वाला तक। उसकी देश भर में ब्रांच में नाम नहीं लूंगा, नाम लेना ठीक नहीं मेरा। गाजियाबाद में उसकी एक मेन ब्रांच ने 7 अध्यापक और 4 क्लर्क अभी 3 रोज पहले निकाल दिए। बोले भाई हम नहीं रख सकते, जाओ। अब वो जो अध्यापक रहा है या अध्यापिका रही है, वो साप्ताहिक बाजार में जाके भीख भी नहीं मांग सकते। वो रेड लाइट पर भी नहीं खड़े हो सकते कि दे अल्लाह के नाम। उनके आंसू कौन पूछेगा? क्या हम उनको भूल जाएंगे? क्या हम उनको कोरोना की त्रासदी का शिकार होने देंगे? समाज और सरकार पिता की भूमिका में होता है। मैं एक बात जरूर कड़वी टिप्पणी करूंगा, निजी क्षेत्र ने ईमानदारी से अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं किया। प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं निजी क्षेत्र से आग्रह करूंगा, न किसी को निकालिएगा न तनख्वाह काटिएगा। इस बात का मान नहीं रखा गया। ये सच है, सच है, सच है। निकाले भी गए, तनख्वाहें भी कटी। ये रास्ता ठीक नहीं। हमारे टैक्स के पैसे से आपको पैकेज भी मिल रहे हैं, 50,000 करोड़, 5 लाख करोड़। ये हमारा ही पैसा है ना। आपकी फैक्ट्री चलाने के लिए आप तो फार्म हाउस में रह रहे हैं, बीच वाले की गर्दन पर छुरी चला रहे हैं। ना प्रधानमंत्री की सुन रहे हैं, ना मुख्यमंत्री की सुन रहे हैं, ना समाज की सुन रहे हैं, ना लोकलाज देख रहे हैं, ना मानवता देख रहे हैं। यह दृश्य अच्छा नहीं, भारत के लिए अच्छा नहीं है। और पिता हो या परमात्मा, समदर्शी होता है। 2 संतान, किसी की 3 संतान हो, 2 संतान की व्यवस्था हो जाए, एक की नहीं हो, बाप कैसे सोएगा? सरकार भी वही खड़ी है, समाज भी वही खड़ा है। वो लोग ज्यादा सुविधाजनक स्थिति में होते हैं
जो लोकलाज की समस्या से परे होते हैं। और जो लोग भारत के समाजशास्त्र को जानते हैं वो मेरी बात से 100% सहमत होंगे। भारत में अपर क्लास भी लो क्लास से परे है, और जो गरीब है वो तो खैर क्या लोकलाज माने, वो तो बेचारा जीवन ही जी रहा है एक संघर्ष के साथ। लोकलाज का सारा संकट है मध्य वर्ग के सिर पर। शॉल फटी भी होगी लेकिन सिर पर डालकर निकलना है, यह मध्य वर्ग की त्रासदी है। वो गमछा बांध के नहीं घूम सकता, पेट पर पत्थर बांध के सो जाएगा लेकिन सड़क पर भीख नहीं मांग सकता। फिर क्या किया जाए? 2-3 चीजें मेरे जहन में आती हैं, जो ये चीजें कोई मेरे मौलिक उद्गार नहीं है, ये लोगों ने मुझसे जो इंटरेक्ट किया मैं उन्हीं पर कहता हूं जी। ऐसे मामलों की सख्ती के साथ सुनवाई हो, जहां निजी क्षेत्र के लोगों ने इस मध्य वर्ग के अपने कर्मचारियों को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित किया, निकाल दिया या उनकी तनख्वाहें काट ली। इसकी जांच करा लीजिए। बड़े स्कूलों में तनख्वाहें 30% 40% कट के मास्टर को मिल रही कि नहीं मिल रही है? क्यों भाई फीस पूरी ले रहे हो, गले में रस्सी डाले हो और मास्टर को पैसा नहीं दे रहे? ये सेल्फ फाइनेंसिंग वाले लोग कहां जाएंगे? ये एडेड कॉलेज के जो लोग हैं इनको तनख्वाहें कहां से मिलेंगी? क्या इनके पेट नहीं है? क्या इनकी संतान नहीं है? क्या देश के स्तर पर हमें रास्ता नहीं निकाल सकते? ईएमआई को टालना ठीक नहीं, वो उसमें तो कर्ज लेने वाले का ही नुकसान है। जब इकट्ठा देना पड़ेगा तो प्राण निकल जाएगा। मैं सुझाव देता हूं 3 महीने 6 महीने जैसे आर्थिक स्थिति हो देश की, राज्य की, के लिए इनको ब्याज मुक्त कर दीजिए। मूल मत हटाइए, ब्याज मुक्त कर दीजिए। अरे लाखों करोड़ रुपया लेके बड़े बड़े लोग भाग गए एनपीए में, अभी तक उसका ढोल बज रहा है। इनके साथ क्या नाइंसाफी? ये जी जाएंगे, ये खड़े हो जाएंगे। और एक बात मैं मंत्री जी से कहूंगा, जी। दिनेश जी से मेरी बात हुई, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो एजुकेशन देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई स्कूलों पर सख्ती करेंगे, ये लूट नहीं चल सकती। कई जिलाधिकारियों ने अलग अलग आदेश निकाले, लेकिन सच्चाई ये है किसी पब्लिक स्कूल ने माना नहीं। वो लठ लेके पीछे पड़े हैं कि या तो पैसा जमा कराओ न टीसी ले जाओ। सच्चाई आज की यही है। क्यों भाई? यहां पर सख्ती होनी चाहिए, जरूरत हो गिरफ्तारी करिए। राजज्ञा मानने को तैयार नहीं, कोई हाई कोर्ट जा रहा, कोई सुप्रीम कोर्ट जा रहा। ये बड़ी पीड़ा के विषय है जी। इनके लिए हमको सोचना होगा कि ये गरीब जिएगा कैसे। और मैं फिर कहता हूं, भारत में अगर अर्थव्यवस्था का चक्का घूमना है तो सबसे महत्वपूर्ण अंग है मध्य वर्ग। हांगकांग से, हॉलैंड से, पोलैंड से, अमेरिका से, जर्मनी से कोई कंपनी यहां आएगी तो सिर्फ मध्य वर्ग को देखकर आएगी। इतना विशाल मध्य वर्ग दुनिया में किसी के पास नहीं। यही हमारी ताकत है। ये दिवाली होली पर जो देश की अर्थव्यवस्था का चक्का घूमता है, खासतौर पर दीपावली पर पूरी अर्थव्यवस्था में रौनक आ जाती है, वो मध्य वर्ग उसका मूल है, आधार है। मध्य वर्ग अगर सुरक्षित नहीं होगा, इसको ऐसे हम समझ ले, अपर क्लास को यहां से मानिए, लोअर क्लास को यहां से मानिए, बीच के हिस्से को मध्य वर्ग मान लीजिए। शरीर टिक नहीं सकता, शरीर रुक नहीं सकता अगर ये बीच का जो धड़ होता है ये सुरक्षित नहीं रहेगा। मध्य वर्ग धड़ है, इसकी चिंता हम समाज भी करें, शासन भी करे, सत्ता भी करे, सरकारें भी करें। धन्यवाद।